उनका साइलेंट स्ट्रगल सबसे मेन मैं देखती हूँ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी। कैंसर की जर्नी अक्सर रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट्स और हॉस्पिटल विजिट के बीच में डिफाइन हो जाती है। पर इस जर्नी का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो ना ही सिर्फ रिपोर्ट्स में होता है और ना ही डिस्चार्ज समरी में होता है, और वो हिस्सा होता है इमोशंस का। केयर, फियर, एग्जॉशन और कभी कभी सिर्फ खामोशी का। ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो जाता है, पर दिल का सफ़र कभी कभी अधूरा रह जाता है। सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही नहीं, पर पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए भी, जो इस जर्नी में उन लोगों के साथ हमेशा होते हैं। इसी अनसुनी और इनविजिबल जर्नी को स्पेस देने के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी ने शुरू किया है किरण इनिशिएटिव, क्योंकि हीलिंग सिर्फ बॉडी की नहीं, मन की भी होती है। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया दीक्षित, जो साइको ऑन्कोलॉजी की सर्वाइवरशिप स्पेस में काम करती हैं और कैंसर ट्रीटमेंट के बाद चिल्ड्रंस और उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग के थ्रू सपोर्ट करती हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। साइको ऑन्कोलॉजी क्या होता है, और आप जो सर्वाइवरशिप स्पेस के साथ काम करते हो उसमें इमोशनल केयर का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों होता है? साइको ऑन्कोलॉजी 2 शब्दों से बना है, साइकोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उससे गुजरते हुए लोगों की मेंटल, इमोशनल एंड ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है उसका ध्यान साइको ऑन्कोलॉजी का पार्ट रखता है। जैसा कि आपने पूछा कि इसमें इमोशनल केयर का क्या रोल रहता है, तो सर्वाइवरशिप में जब एक कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट पेशेंट और उसकी फैमिलीज़ पे काफ़ी गहरा रहता है। जब वो लोग बच्चे या बड़े ठीक हो जाते हैं कैंसर के इलाज के बाद, तो उनको वापस से हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है उनकी नॉर्मल लाइफ में, जिसमें एक इमोशनल रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, जिसमें जो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स और फैमिलीज़ के साथ उनको सुनते हैं बिना किसी जजमेंट के। देयर इज़ स्पेस टू होल्ड फॉर हैवी इमोशंस, और हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि अब उनका ध्यान रखा जाए, हम उनको वो केयर पूरी तरह से दे पाएँ। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी पेशेंट्स, स्पेशली चिल्ड्रन, अटेंशन, लर्निंग या मेमोरी से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। ऐसे न्यूरोकॉग्निटिव इशू क्यों डेवलप होते हैं और पेरेंट्स को इसको कैसे समझना चाहिए? एक डेवलपिंग ब्रेन के कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जो वो सपोर्ट करता है, जैसे कि किसी चीज़ पे ध्यान लगाना विच इज़ अटेंशन, चीज़ों को याद करना, चीज़ों को याद रखना, उन्हें भूलना नहीं, चीज़ों को समझना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना एंड डिसीजन मेकिंग। न्यूरोकॉग्निशन के ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपका ब्रेन परफॉर्म करता है। जब भी कैंसर का इलाज किया जाता है या फिर कैंसर डेवलप होता है किसी में भी, तो ये सारी चीज़ों में कई बार बदलाव आ जाते हैं। इन बदलाव को हम इलाज के दौरान या फिर इलाज ख़त्म होने के बाद उनकी जांच करी जाती है कि किसी तरीके का इम्पेयरमेंट तो नहीं बन रहा है। मतलब कि अगर लर्निंग में किसी के कोई बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आ गई है, नॉर्मल से डिविएट तो नहीं कर गए हैं, इसकी हम जांच करते हैं। इससे हमें ये हेल्प होती है कि जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है जिसमें हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमें हेल्प होता है कि हम उसको वापस से जब एकेडमिक्स या स्कूलिंग में डालेंगे तो हमें कुछ वे में उस बच्चे को ढालना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डेफिसिट या इम्पेयरमेंट नहीं है। इसके लिए न्यूरोकॉग्निशन की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। जब फोकस सिर्फ फिजिकल रिकवरी पर होता है, रिपोर्ट्स, मेडिसिन और रूटीन्स पर, तो पेरेंट्स और केयर गिवर्स कौन से ऐसे इमोशनल साइंस होते हैं जो वो नोट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि कैंसर सिर्फ एक फ़िज़िकल बीमारी नहीं है, उसका मेंटल और साइकोलॉजिकल लोड बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट पर और उनकी फैमिलीज़ पर। ऐसे में जो पेशेंट्स होते हैं, हम कुछ कुछ चीज़ों पर हम उनका ध्यान देते हैं जब उनका इलाज चल रहा होता है या इलाज ख़त्म होने के बाद, जो कि एक आपकी साइकोलॉजिकल केयर या वेलबींग का एक हिस्सा होते हैं। उसमें से एक चीज़ होती है कि एपेटाइट कैसा है। अगर भूख बहुत कम लगने लगती है या बहुत ज़्यादा लगती है या खाने का मन नहीं करता है, ये एक साइन होता है एक डिस्टर्बेंस का, इमोशनल डिस्ट्रेस का जिसे हम कहेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपकी नींद में गिरावट है या बहुत ज़्यादा आ रही है या ख़राब आती है, टूटी हुई आती है,
तो ये भी एक बड़ा साइन होता है कि ये सो नहीं पा रहा है ठीक से, इज़ अ बिग साइन ऑफ एन इमोशनल डिस्ट्रेस। दी अदर थिंग इज़, जो कि सबसे ज़्यादा विजिबल होती है पेशेंट्स में जो इस जर्नी से गुजरते हैं, वो होता है मूड डिस्टर्बेंसेस। बिना बात के चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा होता है, एजिटेशन होती है, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता है, लगता है। तो मूड डिस्टर्बेंसेस, आपके बिहेवियर में थोड़े बर्ताव आना, चेंजेस आना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ रहती है जो हम इलाज के दौरान और फिज़िकल रिकवरी के दौरान पेशेंट्स में काफ़ी नोट करते हैं। और हम पेरेंट्स और फैमिलीज़ को भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये चीज़ कभी कभी दिखती है तो शायद ये इतनी हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर आप एक पैटर्न बनता हुआ देखें कि खाना खा ही नहीं रहे हैं या बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, अब आपके कैंसर से पहले और कैंसर होने के बाद अगर आपके एपेटाइट में चेंजेस ड्रास्टिक आपको लगते हैं, या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपको ज़्यादा बड़ी लगती हैं, या मूड जनरली ही ख़राब होने लगा है अब, तो इनको हम एक वार्निंग साइंस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस बोलते हैं, जिसमें वन शुड रीच आउट टू योर डॉक्टर और योर कंसर्न्ड काउंसलर। केयरगिवर्स, स्पेशली पेरेंट्स, कभी कभी अपना इमोशनल स्ट्रेस छुपा लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका स्ट्रॉन्ग रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एक्सपीरियंस में उनका सबसे ज़्यादा स्ट्राइल एंड स्ट्रगल कौन सा रहा है, और उन्हें कैसे समझाया जा सकता है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है? इसमें बहुत मुश्किल होता है किसी भी पेरेंट या केयर गिवर के लिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना जब आप एक कैंसर से पीड़ित पेशेंट की केयर कर रहे हैं ऑलरेडी। ऐसे में मैं चाहूँगी कि हमारा सोसाइटी में एक इस तरह का सोशल सपोर्ट नेटवर्क या सिस्टम हम बिल्ड कर पाएँ कम्युनिटी में, जहाँ पे एक कैंसर से पीड़ित इंसान की जो केयर है वो बर्डन सिर्फ एक जने पे नहीं आए, वो और लोगों में भी रहे, ताकि जो प्राइमरी केयर गिवर है उसको सपोर्ट मिलता रहे। और अपनी खुद की केयर करने के लिए जो एक साइको ऑन्कोलॉजी का जो डोमेन है, दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द पेशेंट कि आपको सिर्फ उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में देखना है। इट इज़ ऑल्सो फॉर पेरेंट्स एंड फैमिलीज़ जो इस पूरी इमोशनल जर्नी का हिस्सा रहते हैं। तो केयरगिवर्स के पास हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए टू मीट अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, जहाँ पे वो अपने बर्डन्स को रिलीज़ कर सकते हैं। जो उनका साइलेंट स्ट्रगल सबसे मेन मैं देखती हूँ वो ये रहता है कि जो ये जर्नी है ये बहुत ही अनसर्टन रहती है। हमें नहीं पता है कि किस स्टेज पे, किस पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट में हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। उस अनसर्टनिटी से अपने मन में ही डील करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। तो वन शुड हैव दी साइको ऑन्कोलॉजी सर्विसेज फॉर केयरगिवर्स एंड पेशेंट्स, जहाँ पे वो इस तरीके के अपने कन्फ्यूजन्स एंड वरीज एंड डिस्ट्रेस को डिस्कस कर सकें, एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस ले सकें जहाँ पे वो अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हैं, या फिर अगर वो प्रैक्टिकली भी कोई मुश्किलों को फेस कर रहे हैं उनके बारे में बात कर सकें, जिससे उनका मेंटल लोड थोड़ा कम हो जाए। बहुत बार लोग अच्छे इंटेंशन से कुछ बोल देते हैं, लेकिन वही रिएक्शन या कमेंट पेशेंट्स या फैमिलीज को अनकंफर्टेबल फील करा देता है। आपके एक्सपीरियंस में कौन से कमेंट्स सबसे ज़्यादा हर्टफुल हो सकते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? I think as Indians specifically, we tend to give a lot of unsolicited advices around everything, and healthcare I think tops that list of topics. तो सिमिलरली कैंसर के दौरान भी हमारी एक अच्छे नीयत से मन होता है कि हम इंसान की कैसे मदद कर सकें, तो हम कई बार उनको कुछ ऐसी सलाह दे देते हैं जो उनके लिए सही नहीं हो, विच इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को हेल्थ केयर से रिलेटेड एडवाइसेस देने चाहिए। ऑल्सो जब हमें किसी के कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में पता चलता है, तो जो एक हमारा रिएक्शन होता है ना ऑफ सॉरो, दैट इज़ वेरी लाउड ऑन आवर फेसेस। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें एक होप अपने साथ रखना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन कई बार इसके चलते हम एक फॉल्स पॉजिटिविटी के राह पे चले जाते हैं जब हम कुछ ज़्यादा ही सकारात्मक दिशा में पेशेंट्स को गाइड करते हैं। तो हमें अपनी हेल्प, अपनी सजेशन
या अपना सपोर्ट थोड़ा बैलेंस्ड वे में रखना चाहिए, ताकि हम जो चीज़ बोले वो सामने वाले को बुरी नहीं लगे और अनरियल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो कैंसर से गुजर रहा है उसके लिए बीमारी बहुत ही रियल है। तो हम फॉल्स पॉजिटिविटी के रूप में कुछ अनरियल चीज़ें कन्वे नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है। आज के टाइम में जब किसी पेरेंट या केयर गिवर को कंफ्यूजन, एंजाइटी या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आपके हिसाब से उनके पास किस टाइप का सेफ और रिलायबल रिसोर्स होना चाहिए? सी हमारे कंट्री में कुछ बहुत ही बेहतरीन कैंसर से रिलेटेड एनजीओज़ और संस्थाएं काम करती हैं। उसमें से एक संस्था इज़ इंडियन कैंसर सोसाइटी। जो कैंसर से रिलेटेड एनजीओज़ हैं वो एक रिसोर्स डायरेक्टरी फॉर्म करती हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर दे सकते हैं बीमारी से रिलेटेड, चाहे वो उनको सही इलाज तक पहुँचाना हो, चाहे वो उनको किसी काउंसलर से मदद करवाना हो, चाहे वो हो कि हमारे गवर्नमेंट या सरकार हमें क्या क्या सुविधाएं देती है जो इस ट्रीटमेंट में मदद कर सकता है। तो जो एनजीओज़ हैं जिनके पास इस तरीके की एप्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे दैट वर्क एज रिसोर्स डायरेक्टरी या इंफॉर्मेशन, जहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ये एक रिलायबल सोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इंडियन कैंसर सोसाइटी का नाम, तो उनका एक ऐप भी है जिसका नाम है राइज अगेंस्ट कैंसर, विच इज़ बिल्ट अराउंड होप, जिसमें एक काफ़ी सारी सर्विसेज हैं उसमें, जिसमें आपको कैंसर के इलाज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसमें आपको कहाँ जाना चाहिए, किस जगह से आपको सही मदद मिल सकती है, उसका मेंशन है। उनकी इसी ऐप के तहत उनकी एक चैटबॉट सर्विस है जिसका नाम है किरण, जिससे आप लोग बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पढ़ने में दिक्कत है लेकिन आपको बात करने से चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, तो आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उस सवाल का वो आपको काफ़ी हद तक सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि आपकी ऐप के बेसिस पे रहेगा। तो आई थिंक जो एनजीओज़ के वेबसाइट्स और रिसोर्स डायरेक्टरीज होते हैं वो एक काफ़ी रिलायबल सोर्स होता है चीज़ों को समझने का और एक्चुअल हेल्प तक पहुंचने का। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी पेरेंट या केयर गिवर से जो इस जर्नी से गुजर रहा है एक बात कहना चाहेंगी, तो वो क्या बात होगी? पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए जो किसी पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं जो कि कैंसर से गुजर रहा है, उनके लिए हॉस्पिटल्स में पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं। ये ग्रुप्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई और जना जो कि कैंसर की जर्नी से ही गुजर रहा है उसके साथ आप थोड़ा अपना जो दुख है, अपना दर्द है, मिल बांट सकें, क्योंकि आपकी जो स्ट्रगल्स होती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। तो जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो हेल्प करते हैं सिर्फ चीज़ें बांटने में नहीं, they also tend to give you a lot of strength to deal with what's going to come। और ऐसे में एक ना सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होती है सपोर्ट ग्रुप्स में। कई बार होता है कि इवन इलाज से रिलेटेड चीज़ें जो शायद आपको समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन इस सपोर्ट ग्रुप के ज़रिए आप किसी और से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार जो आपका मेडिकल टीम रहेगा वो आपको शायद थोड़े टेक्निकल वर्ड्स में बात करे, आपको नहीं समझ आए, लेकिन जो एक लेमैन वाली लैंग्वेज होती है वो शायद कोई और जो इसी जर्नी से गुजर रहा है, जब वो आपको ये चीज़ें समझाते हैं तो आपको बेहतर समझ आती है। तो आई थिंक ये एक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट ग्रुप्स इज़ वन थिंग जो पेरेंट्स और केयर गिवर्स अपने अराउंड खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में भी होते हैं जो वो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। Thank you so much for having me, and I would like to congratulate you on your initiative called Kiran, and I wish you all the best. इंडियन कैंसर सोसाइटी का मानना ये है कि कैंसर केयर सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही नहीं होता है। इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस, ये सब उतना ही ज़रूरी होता है। जो हमने आज किरण इनिशिएटिव कैंसर सोसाइटी के लिए स्टार्ट किया है, वो केयर गिवर्स और पेशेंट्स को ये बताता है कि वो अकेले नहीं है। मैं हूँ उन्नति और आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी।